शुरू करते हैं हम लोग द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पार्ट 1 बाय सैमुअल टेलर कोलरिज। अबाउट द पोएट सैमुअल टेलर कोलरिज was one of the greatest romantic poets of England। सैमुअल टेलर कोलरिज, शॉर्ट में हम लोग एस.टी. कोलरिज कहते हैं या कोलरिज कहते हैं, ये इंग्लैंड के जो रोमांटिक पोएट्स थे उनमें से एक थे, या कहे कि उसकी शुरुआत करने वालों में से एक थे। रोमांटिक पोएट्स का मतलब क्या है? रोमांटिसिज्म का मतलब यहाँ पे है कि यूरोप में इसके पहले की जो परंपरा थी उसको तोड़ते हुए नेचर के बारे में, ह्यूमन के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में लिखने की शुरुआत हुई जब, तो उस एज को रोमांटिक एज कहा गया। तो उसके शुरुआत करने वालों में से एक ये भी थे एस.टी. कोलरिज। ही वॉज अ लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन। क्या क्या थे? लिटरेरी क्रिटिक थे, यानी किसी लिटरेरी चीज़ के, यानी कि पोएम के, प्रोज के बारे में ये बताना, उसके गुणदोष को ईमानदारी से उसको क्रिटिक करना कहते हैं, उसको लिटरेरी क्रिटिक कहते हैं। फिलोसोफर आप जानते हो, दार्शनिक विचारों को देना या विचार करना चीज़ों पे। थियोलॉजियन कहते हैं उस व्यक्ति को जो धर्म का अध्ययन करता हो अच्छे से, बड़े गहराई से, तो धार्मिक मामलों का भी अध्ययन अच्छे से करते थे। एलॉन्ग विथ हिज क्लोज फ्रेंड एंड एसोसिएट विलियम वर्ड्सवर्थ ही फाउंडेड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। और अपने सहयोगी और अपने मित्र विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिल करके इंग्लैंड में उन्होंने रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की, यानी यहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने मिल करके इसको शुरू किया था, और उसके लिए एक बुक उन्होंने पब्लिश कराई थी, इसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। आगे की लाइन में दिया हुआ है लिरिकल बैलेड्स। इसी से शुरुआत होती है रोमांटिक पीरियड की। This poem, The Rime of the Ancient Mariner, first appeared in Lyrical Ballads in 1798। 1798 में वो लिरिकल बैलेड पब्लिश होती है, और उसी कलेक्शन में ये पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पब्लिश हुई थी। कोलरिज इज नोन फॉर द पोएम क्रिस्टाबेल एंड कुबला खान। कोलरिज के और जो मशहूर जो पोएम्स हैं उनमें से हैं क्रिस्टाबेल और कुबला खान, और भी हैं, यहाँ पे दो का नाम दिया हुआ है। About the poem, The Rime of the Ancient Mariner was written in 1797 to 1798 and published in 1798 in the first edition of Lyrical Ballads। पोएम जो है लिखी गई 97 से 98 के बीच में, और 1798 में ये पब्लिश हुई जब लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। उसमें यानी कि लिरिकल बैलेड्स नाम से पहला जो पब्लिकेशन आया था, यानी पहली बुक जो आई थी, उसी में इसको पब्लिश किया गया था। द पोएम डिपिक्ट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ सेलर ऑन हिज लॉन्ग वोयाज। इस पोएम में एक सेलर, एक नाविक के अनुभव को बताया गया है जो एक लंबी समुद्र यात्रा से लौटा होता है। वो अपने अनुभव बताता है। विच ही नरेट्स टू अ वेडिंग गेस्ट, और वो अपना अनुभव एक ऐसे व्यक्ति को सुनाता है जो किसी शादी को अटेंड करने के लिए जा रहा होता है। द पोएम इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द सेकेंड वोयाज ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ जेम्स कुक ऑफ द साउथ सी एट द पैसिफिक ओशन इन 1772 to 1775। ऐसा माना जाता है कि ये पोएम लिखने के लिए जो इंस्पिरेशन मिली थी, यानी कि आइडिया मिला था, वो मिला था जेम्स कुक के साउथ सी, जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है, वहाँ पे जो जेम्स कुक की यात्रा थी जो 72 से 75 के बीच में हुई थी, उस यात्रा से इंस्पिरेशन मिली थी लिखने के लिए। लेकिन दूसरी जगह कहीं और भी सोर्सेज से ये मिलता है कि इस पे लोग ऐसे बातें कर रहे थे, देखे थे किसी चीज़ को, और उससे इनको इंस्पिरेशन मिली थी। तो दो थियरीज़ हैं, ये डजंट मैटर, पोएम मैटर करता है। द पोएम बिगिंस विथ एन ओल्ड सेलर। पोएम की शुरुआत होती है एक बूढ़े सेलर से, बूढ़े नाविक से, हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वोयाज, जो एक लंबी समुद्री यात्रा से वापस आया हुआ है। स्टॉपिंग अ वेडिंग गेस्ट टू नरेट द डिटेल्स ऑफ हिज एडवेंचर अक्रॉस द सी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, जो उसके अनुभव थे समुद्र के बीच में,
वो अपने अनुभव को सुनाने के लिए वो उस वेडिंग गेस्ट को रोकता है कहानी सुनाने के लिए। यहीं से पोएम की शुरुआत होती है। इनिशियली द गेस्ट इज इम्पेशेंट एज द वेडिंग वाज अबाउट टू बिगिन। और प्रारंभ में जो गेस्ट है वो बहुत इम्पेशेंट है, यानी वो सुनना नहीं चाहता उसकी स्टोरी को, क्योंकि शादी शुरू होने वाली है, उसे शादी में जाना है। बट ही इज़ सून कैप्टिवेटेड बाय द टेल ऑफ द सेलर एंड हिज इम्पेशेंस टर्न्स इनटू फैसिनेशन। लेकिन जल्दी ही वह उस सेलर के द्वारा वहाँ पे रोक लिया जाता है, कैप्टिवेट कर लिया जाता है, यानी कि कैद कर लिया जाता है एक तरह से। नहीं, सेलर जो है उसको अपने पावर से, शक्ति से उसे रोक लेता है, और वो जो उसका इम्पेशेंस है वो फैसिनेशन में बदल जाता है। यानी जो वो कहानी सुनना बिल्कुल नहीं चाह रहा था, वो अब इंटरेस्ट के साथ कहानी सुनने लग जाता है। यहाँ से पोएम की शुरुआत होती है। इट इज़ एन एंशिएंट मैरिनर एंड ही स्टॉपेथ वन ऑफ थ्री। यहाँ से पोएम की लाइन शुरू होती है और वो कहता है पहली लाइन में कि एक एंशिएंट मैरिनर है, एक पुराना प्राचीन यानी कि बूढ़ा मैरिनर है, यानी जो समुद्र में यात्रा करने वाला व्यक्ति है, और वह तीन में से एक को रोकता है। यानी कि तीन लोग जा रहे थे किसी शादी को अटेंड करने के लिए, उसमें से एक को रोकता है। यानी एक जो व्यक्ति उसको देखने में लगता है कि इसी कहानी मेरी सुनेगा, इसको सुना सकता हूँ, उसको रोकता है। By thy long grey beard and glittering eyes, now wherefore stoppeth thou me। और उसको रोकता कैसे है? जब वो रोकता है तो उसकी लॉन्ग ग्रे बियर्ड्स हैं, उनकी सफ़ेद हो गई लंबे लंबी दाढ़ियाँ हैं, और आँखों में उसकी चमक है। इसको देख करके वो जो व्यक्ति है जिसको वो रोकता है वो थोड़ा रुकता है उसके सामने, लेकिन वो रुकने के बाद पूछता है, नाउ वेयरफॉर स्टॉपेथ दाउ मी, तुमने मुझे किस कारण से रोका है। वेयरफॉर का मतलब है फॉर व्हाट रीज़न, क्यों तुमने मुझे रोका है। द ब्राइड्स ग्रूम डोर आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट टू किन, द गेस्ट आर मेट, द फीस्ट इज सेट, मेस्ट हियर द मेरी डिन। कह रहे कि तुमने मुझे क्यों रोका। द ब्राइडग्रूम्स डोर इज़ ओपन वाइड, जो दुल्हन का दरवाज़ा है वो खुल चुका है, यानी कि दुल्हन अब बाहर निकलने को तैयार है शादी के लिए। और आई एम नेक्स्ट टू किन, और मैं उसका नज़दीक का रिश्तेदार हूँ। किन का मतलब होता है बहुत नज़दीकी रिश्तेदार, तो मैं उसका नज़दीक का रिश्तेदार हूँ। और फिर द गेस्ट आर मेट, सारे जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं। द फीस्ट इज सेट, जो शादी के बाद जो खाना शुरू होगा, खाना का की पूरी व्यवस्था लग चुकी है। मेस्ट हियर द मेरी डिन, क्या तुम्हें ये म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तुमने मुझे क्यों रोका, मैं तो शादी में जा रहा हूँ। ही होल्ड्स हिम विथ हिज स्किनी हैंड, तब वो क्या करता है, जो मैरिनर है वो उसको अपने स्किनी माने बहुत पतला दुबला, अपने पतले दुबले हाथों से उसे पकड़ लेता है। देयर वॉज अ शिप को थी, और कहना शुरू करता है कि एक जहाज़ थी। तब एक जहाज़ थी ये सुनकर के जो लड़का है जो शादी में जा रहा है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है होल्ड ऑफ, बंद करो ये बात अपनी। अनहैंड मी, मेरा हाथ छोड़ो। ग्रे बियर्ड लून, और उसको एक भद्दी गाली कह सकते हो, या फिर उसकी बेइज्जती करने के लिए बोलता है ग्रे बियर्ड लून, यानी कि बूढ़े। ग्रे बियर्ड मतलब सफ़ेद दाढ़ी वाला यानी कि बूढ़ा, और लून का मतलब होता है एक पागल टाइप का, बेवकूफ़ टाइप का व्यक्ति। कह रहा है कि बूढ़े बेवकूफ़ टाइप के इंसान, ये बंद करो अपनी बकवास, मुझे छोड़ो। एफ्ट सोन हिज हैंड ड्रॉप ही, और इतना जो ही सुनता है तो ही वो मैरिनर जो है उसके हाथ को छोड़ देता है। ही होल्ड्स हिम विथ हिज ग्लिटरिंग आइज, जब हाथ से पकड़ के बाद वो लड़का गुस्सा हो जाता है तो उसका हाथ वो छोड़ देता है, और फिर अपनी आँखों की शक्ति से, अपनी आँखों में उसकी जो चमक है और जो शक्ति है वो नाखों की शक्ति से प्रभाव डाल करके वो उस लड़के को अब रोकता है। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, और जब वो अपने आँखों से प्रभाव डालता है तो वो जो वेडिंग गेस्ट है वो रुक जाता है, बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है। एंड लिसन्स लाइक अ 3 years चाइल्ड, और उस मैरिनर की बातें ऐसे सुनने लगता है जैसे 3 साल का कोई मासूम सा बच्चा हो और उसकी कहानी सुनता है। द मैरिनर हैथ हिज विल, और इस तरह से उस मैरिनर की इच्छा पूरी होती है।
जो वो चाहता था वो हो गया, यानी कि अपनी कहानी अब सुनाने की इच्छा पूरी करता है। द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन, ही कैन नॉट चूज बट हियर। अब वेडिंग गेस्ट वहीं एक पत्थर पे बैठ जाता है। अब उसके पास उसकी कहानी सुनने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी वो और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके आँखों के प्रभाव में, या कहें कि उसके हेप्टोनिज्म में, सम्मोहन में, या जो भी कह सकते हैं, इसके प्रभाव में आ गया है और वो चुपचाप कहानी अब सुनेगा। एंड दस स्पेक ऑन दैट एंशियंट मैन द ब्राइट आइड मैरिनर। और अब वो जो चमकीली आंखों वाला मैरिनर है अपनी कहानी को सुनाना शुरू करता है। अब यहाँ से उस कहानी उसकी शुरू होती है। द शिप वॉज चीयर्ड, द हार्बर क्लियर्ड। फिर एक जब कह रहा है कि जब शिप जहाज़ हमारी चली थी, यात्रा पे शुरुआत हुई थी हमारी यात्रा की, तो सब लोग बहुत खुश थे, जहाज़ पूरी खुश थी, यानी कि सब लोग जहाज़ बड़े खुश थे। द हार्बर क्लियर्ड, और खुशी खुशी जहाज़ हार्बर से बाहर निकले, यानी बंदरगाह जहाँ पे जहाज़ रुकी रहती है वहाँ से हार्बर से बाहर निकलती है। मेरीली डिड वी ड्रॉप, और बड़ी खुशी खुशी हम लोग समुद्र यात्रा पे निकले थे, हमारी जहाज़ आगे बढ़ी थी। ड्रॉप का मतलब होता है बाहर से जहाज़ को अंदर डालना, था ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आता, ये मतलब वो यात्रा शुरू हुई थी बड़े अच्छे से, खुशी खुशी। बिलो द किर्क बिलो द हिल। अब यहाँ किर्क का मतलब होता है चर्च। करीब जब जहाज़ हमारी चलनी शुरू हुई तो जब बाहर निकली हार्बर से तो थोड़ी दूर पे चर्च था, उसके नीचे से गुजरी अच्छे तरीके से, फिर आगे पहाड़ी आया, पहाड़ी के पास से भी अच्छे से गुजरी हमारी जहाज़। बिलो द लाइट हाउस टॉप, और फिर आगे जाके लाइट हाउस जो था वहाँ से भी अच्छे से गुजरी। यानी लाइट हाउस का मतलब है एक पहले जब समुद्र में जब इस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो लाइट हाउस बनाया जाता था, यानी कि ऊंचा सा टावर जैसा होता था, उस पर दीपक वगैरह जलता था, लाइट, जिससे कि सिग्नल मिलता था कि यहाँ पे कोई चीज़ है रात वगैरह में। तो करेक्ट लाइट हाउस के पास से भी हमारे जहाज़ अच्छे से गुजरी। द सन केम अपॉन द लेफ्ट, ये डायरेक्शन को बताने के लिए एक इशारा है, यहीं से डायरेक्शन पता चलता है कि जो सूरज की रोशनी आ रही थी वो हमारे बाएं तरफ से आ रही थी। बाएं तरफ से रोशनी आने का मतलब है और हम आगे बढ़ रहे हैं और सुबह का समय है, तो आप समझ सकते हैं कि सुबह में रोशनी पूरब से आती है, और पूरब की तरफ आप लेफ़्ट करेंगे तो आपका जो मुंह है, फेस है, वो साउथ में हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वो साउथ डायरेक्शन में वो ट्रेवल करना शुरू की थी जहाज़। आउट ऑफ द सी केम ही, और आउट ऑफ द सी केम ही का मतलब है कि सूरज सुबह सुबह समुद्र के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया था हमारे बाएं तरफ में। यानी जब सूरज समुद्र के किनारे जाके आप देखेंगे तो जब सूरज निकलेगा तो ऐसा लगेगा कि समुद्र के अंदर से बाहर आ रहा है। तो बिल्कुल सुबह का दृश्य बता रहा है कि सुबह सुबह जब जहाज़ निकली थी तो लग रहा था समुद्र के अंदर से सूरज निकल रहा था और हमारी बाएं तरफ था। एंड ही शोन ब्राइट ऑन द राइट, और फिर क्या हुआ कि वो फिर सूरज चमकते 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 हमारे दाहिनी तरफ आ गया, यानी कि सुबह से शाम हो गई, सूरज पश्चिम में आ गया। यानी कि सुबह पहले शुरू किया था बाएं तरफ से और दाएं तरफ आ गया, यानी कि पूरा दिन हम लोग यात्रा करते रहे, सब कुछ ठीक था हमारे साथ। वेंट डाउन इनटू द सी, और फिर जब शाम हुई तो हमारे दाहिनी तरफ आ गया और फिर समुद्र में जाकर के सूरज कहीं खो गया, यानी कि फिर सूर्यास्त हो गया। हायर एंड हायर एवरी डे टिल ओवर द मास्ट एट नून। रोज़ हम लोग ऐसे ही हमारी जहाज़ यात्रा करती जाती थी, रोज़ सुबह से शाम तक, और दोपहर में जब सूरज बिल्कुल हमारे मस्ट के ऊपर यानी जहाज़ के ऊपर आ जाता था तो यात्रा हमारी चलती रहती थी। मस्ट यानी कहते हैं जहाज़, मस्तूल हिंदी में कहते हैं, जहाज़ के ऊपर एक लंबी सी पोल, एक क्या कई सारी पोल होती हैं, एक सबसे ऊपर लंबी होती है, उन्हीं को मस्त कहते हैं। तो द वेडिंग गेस्ट हियर बीट हिज ब्रेस्ट फॉर ही हर्ड द लाउड बसून। अब जो वेडिंग गेस्ट है वो इसके कैप्टिवेशन में आ गया है, इसकी शक्तियों के प्रभाव में आके बैठ के कहानी तो सुन रहा है, लेकिन उसको लाउड बसून, तेज़ आवाज़ में, बसून एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बजने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को सुन करके अपना छाती पीट रहा है कि मुझे शादी में जाना है, लेकिन वो उसके प्रभाव में बैठ करके कहानी सुन रहा है। यानी वो परेशान हो रहा है कि मुझे शादी में जाना है लेकिन जा भी नहीं सकता उसके प्रभाव में। द ब्राइड हैथ पेस्ड इनटू द हॉल, रेड एज अ रोज इज शी।
वो सोच रहा है कि दुल्हन जो है वो अब अपने कमरे से निकल करके हॉल में आ गई है जहाँ पे शादी की रस्म होनी है। रेड एज अ रोज इज शी, वो बिल्कुल गुलाब की तरह खूबसूरत लाल है। नॉडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज द मेरी मिनिस्टरली, नॉडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज द मेरी मिनिस्टरली, और मिनसल्सी कहते हैं जो मिडिल एज में जो डांस वगैरह होता था उसको, यानी कि जो दुल्हन आ गई है बाहर और उसकी शादी में जो नाचने गाने का प्रोग्राम है, और जब वो उसके सामने से ऐसे गुजरते हैं नाचते गाते हुए लोग, तो उनको देख करके वो खुश होती है और ऐसे सिर हिलाती है अपना। फिर आगे है द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट येट ही कैन नॉट चूज बट हियर, और वेडिंग गेस्ट अपना सीना पीट रहा है कि हम के शादी में जाना है, शादी वाले चीज़ों को सुन करके उसको बेचैनी हो रही है जाने की, लेकिन फिर भी वो कहानी सुनने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो उसकी शक्ति में, मैनर की शक्ति में कैप्टिवेटेड है। एंड दस स्पेक ऑन दैट एंसेंट मैन, और फिर वो बूढ़ा पुराना आदमी यानी बूढ़ा व्यक्ति बोलता है द ब्राइट आई मैरिनर, जिसकी आंखें चमकीली हो, मैरिनर बोलता है और अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है आगे। अब तक सब कुछ अच्छा था जहाज़ के साथ, अब बताना शुरू करता है कि फिर हुआ क्या था। एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम, फिर क्या हुआ, स्टॉर्म ब्लास्ट आया, आंधी आई और तूफ़ान, बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफ़ान आया। एंड ही वॉज टिरेनस एंड स्ट्रॉन्ग, और वो तूफ़ान ऐसा था, टिरेनस यानी अत्याचार, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जैसा था, यानी बहुत ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तूफ़ान था, बहुत मजबूत था। ही स्ट्रक विथ हिज ओवरटेकिंग विंग्स एंड चेज्ड अस साउथ अलोंग, यानी जो तूफ़ान आया वो बहुत तेज़ था, मजबूत था, और वो आकर हमसे टकराया और हमारी जहाज़ को साउथ अलोंग, दक्षिण दिशा में और ज़्यादा दूर तक अपने साथ बहा कर ले गया। विथ स्लोपिंग मस्ट एंड डिपिंग प्रो एज हु पर्स विथ यल एंड ब्लो, विथ स्लोपिंग मस्ट एंड डिपिंग प्रो, मस्ट तो बताया कि जो ऊपर लंबे लंबे खंभे जो होते हैं उनको मस्ट कहते हैं। प्रो कहते हैं जहाज़ के आगे वाला हिस्सा जो थोड़ा नुकीला सा दिखता है उसको प्रो कहते हैं। तो कह रहे कि तूफ़ान के प्रभाव में क्या हो रहा था कि जो शिप थी, हाँ, उसका जो मस्ट था वो डाउन होने लगा था, ऐसे टेढ़ा होने लगा था, स्लोप करने लगा था। एंड डिपिंग प्रो, और जो उसका आगे का नुकीला सिरा था वो कभी कभी ऐसे पानी में डूबता था, ऐसे जा रहा था, यानी कभी कभी पानी से बहुत नज़दीक, कभी ऊपर कभी ऊपर, ऐसे यानी नाव हिलती डुलती हुई आगे बढ़ रही थी। एज हु पर्स विथ यल एंड ब्लो, यानी कि जब वो तूफ़ान हमारे साथ यल एंड ब्लो, यानी कि तेज़ आवाज़, यल मन तो चिल्लाना होता है, यानी तेज़ आवाज़, ब्लो मतलब तेज़ हवा का चलना, यानी जब हवा के तूफ़ान के प्रभाव में जब आ रही थी जहाज़, तो हमारी जहाज़ हिल डुल रही थी बहुत तेज़, और शिप का जो मस्त था वो डाउन हो रहा था, प्रो पानी के साथ चला जा रहा था कभी कभी। स्टिल ट्रेड्स द शेडो ऑफ हिज फो एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड, कह रहे हैं कि वी स्टिल मस्ट और डिपिंग सॉरी एंड एज वी हु परसोड स्टिल ट्रेड्स द शेडो ऑफ हिज फो एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड, यानी कि अभी भी उस तरह से तूफ़ान अभी भी था, लेकिन उस फो यानी कि दुश्मन की छाया में भी, यानी दुश्मन इन जो हमारा तूफ़ान था हमारे लिए दुश्मन जैसा था, उसकी छाया में यानी उनके साथ भी हमारी जहाज़ आगे आगे बढ़ती जा रही थी। हालांकि फॉरवर्ड बेंड हिज हेड, अपना सिर झुकाए हुए थी, यानी जहाज़ झुकी हुई थी, लेकिन फिर भी उस दुश्मन के साथ भी हमारी जहाज़ आगे बढ़ रही थी। द शिप ड्रो फास्ट, जहाज़ हमारी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लाउड रोड द ब्लास्ट, और उस तूफ़ान के साथ जो तेज़ तेज़ पानी टकरा रहा था, लग रहा था ब्लास्ट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, उस तरीके से तेज़ आवाज़ से हमारी जहाज़ तेज़ आवाज़ के बीच में आगे बढ़ रही थी। एंड साउथवर्ड ए वी फ्लेड, और ये यस ए का मतलब होता है यस, यानी कि हाँ अभी भी हमारा जो दिशा था वो दक्षिण ही था, दक्षिण दिशा में हमारी जहाज़ लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। एंड नाउ हियर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो, फिर क्या हुआ, उस तूफ़ान के बाद क्या आया,
मिस्ट एंड स्नो। मिस्ट मैंने धुंध छा गया, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और स्नो मैंने उसके बाद फिर बर्फ़बारी होने लगी। एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वंडरस कोल्ड, अत्यधिक ठंड हो गई, यानी कि आश्चर्यजनक रूप से ठंडी हो गई चारों तरफ। एंड आइस मस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाई, और फिर इतनी बर्फ़बारी हो गई कि चारों तरफ बर्फ़ जम गया, और वो बर्फ़ पानी पे दिखने लगा, चारों तरफ फ्लोट करने लगा बर्फ़ पानी पे चारों तरफ, और इतना ऊंचा वो बर्फ़ जम के हो गया कि जहाज़ की मस्तूल के बराबर ऊंचा हो गया। एज़ ग्रीन एज़ एमराल्ड, और वो बर्फ़ चारों तरफ से ऐसा दिख रहा था देखने पे जैसे कि एमराल्ड हो। एमराल्ड कहते हैं ग्रीन कलर का एक पत्थर होता है, महंगा पत्थर, जिसको ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं एमराल्ड। हिंदी में उसको कहते हैं पन्ना, जो हरे रंग का पत्थर होता है। तो कह रहे कि वो बर्फ़ जो था वो बिल्कुल हरे रंग का दिखाई दे रहा था दूर से देखने पे उसको, यानी शायद उस बर्फ़ में आसपास दूर तक तो पानी ही पानी था, उसमें छाया किसी चीज़ की कैसे आएगी, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि वो एमराल्ड जैसा था, ग्रीन जैसा था, सफ़ेद जैसा बर्फ़ नहीं दिख रहा था। तो ये भी क्या है, एक तरह की मिस्ट्री क्रिएट करना है। अभी लास्ट में बताऊंगा कि क्या है मिस्टीरियस पोएम, इसको कैसे बनाते हैं लास्ट में। तो ये मिस्ट्री क्रिएट करना है कि वो बर्फ़ जो है वो हरे रंग का दिखाई दे रहा था। एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोवी क्लिप्स डिड सेंड अ डिस्मल शीन, nor shapes of men nor beast we ken, the ice was all over between. And through the drifts of snowy cliffs, और जो वो बर्फ़ का पहाड़ चारों तरफ जो बन गया था हमारी तरफ, उसमें जो ड्रिफ्ट थी, जो दरारें कहीं कहीं थी, यानी कहीं कहीं जो खुला जगह थोड़ा थोड़ा सा दिखता था, उसमें से जब हम लोग देखते थे बाहर, डिड सेंड अ डिस्मल सीन, तो उसमें से जब बाहर हम लोग को देखते थे तो क्या होता था, डिस्मल, बड़ा दुखी करने वाला, सीन माने जो शाइनी चमकता हुआ चीज़ दिखता था, यानी कि उस चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ से अगर कुछ बाहर देखने के लिए समय मिलता या कुछ जगह मिलती देखने को कभी, तो जो दिखाई देता वो और ज़्यादा चमकीला था, लेकिन वो डरावना सा था हमारे लिए, क्योंकि नॉर शिप्स ऑफ मैन नॉर बिस्ट वी किन, कह रहे कि वहाँ पे डरावना इसलिए और ज़्यादा था क्योंकि बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, वहाँ ना तो कोई मनुष्य या उसकी कोई पहचानी चीज़ दिख रही थी, और ना ही कोई जानवर और उससे संबंधित कोई चीज़, यानी कि जीवित जीवों का कोई दूर तक पता नहीं था, केवल बर्फ़ और बर्फ़ ही दिखाई दे रही थी। द आइस वाज ऑल बिटवीन, हमारे चारों तरफ केवल बर्फ़ था और हम उस बर्फ़ के बीच में फंसे हुए थे। द आइस वाज हियर द आइस वाज देयर, इधर भी बर्फ़ था उधर भी बर्फ़ था, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था। द आइस वाज ऑल अराउंड, हमारे चारों तरफ केवल बर्फ़ था। इट क्रेक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोड एंड हॉल्ड, और फिर वो तेज़ हवा के प्रभाव में वो बर्फ़ से टकरा कर कभी आवाज़ आती हवा की, कभी उसके बर्फ़ के टूटने की आवाज़ आती। तो ग्राउल्ड, रोड और हॉल्ड, ये सब क्या है, आवाज़ हैं। लाइक नॉइजेस इन साउंड, यानी ऐसा लगता था कि कभी तेज़ की, रोर का मतलब तो होता है बहुत तेज़ आवाज़ देना, हॉल्ड और डॉल का मतलब भी गुर्राना, और इस तरह से तेज़ आवाज़ से ही संबंध है। फिर नीचे बोल रहे हैं कि नॉइजेस इन अ साउंड, यानी कि कभी कभी आवाज़ जो थी वो फैंट धुंधली आती थी, यानी कभी तेज़ आवाज़ कभी धीमी आवाज़, हवा और बर्फ़ से टकराने की इस तरह की आवाज़ें सिर्फ थी, और कोई वहाँ जीवित चीज़ का कोई अता पता दूर दूर तक कहीं नहीं था। एट लेंथ डिड क्रॉस एन अल्बाट्रॉस, फिर क्या हुआ कि इस परेशानी के बीच में एक पक्षी आया जो एक ज़िंदा चीज़ था, जहाँ कोई भी कुछ भी जीवित चीज़ का निशान नहीं था, वहाँ पे एक ज़िंदा चीज़ आया, और वो था अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस एक बर्ड होती है, यहाँ एक बर्ड जैसे फिगर भी बना हुआ है, एक समुद्री चिड़िया है ये अल्बाट्रॉस। तो वो आता है। थ्रू द फॉग इट केम, जो धुंध थी चारों तरफ, उस धुंध में से कहीं से बाहर निकल के आ गया, यानी कि जब वो धुंध में से आया हमारे नज़दीक तो हमें दिखाई देने लगा। एज इफ़ इट हैड बीन अ क्रिश्चियन सोल वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम, और जब वो जीवित एक चीज़, जो जिंदा चीज़ जब हमारे सामने आई तो हमें लगा कि ये क्रिश्चियन सोल है, यानी कि ईश्वर का भेजा हुआ चीज़ है, या फिर यह खुद ईश्वर ही इस चिड़िया के रूप में हमारे सामने आया है, और हमने उसे गॉड्स के नाम से जाने, यानी उसको ईश्वर कहा या फिर ईश्वर का दूत कहा कि हमारे लिए कोई ज़िंदा चीज़ आया, हमें दिखाई तो दिया कि कोई ज़िंदा भी यहाँ पे है।
इट एट द फूड इट नेवर हैड एट। उसने वो खाना खाया जिसने उसे कभी नहीं खाया था, यानी कि हमारा खाना वो खाया, आया हमारे पास, हमारे साथ जो हम लोग खाना खा रहे थे वो खाना खाया जिसे पक्षियों को नॉर्मली वहाँ नहीं मिलता, तो वो खाना खाया। एंड राउंड इट फ्लू, और फिर वो हमारे ही आसपास उड़ता रहा। जब आया हमारे साथ खाना खाया, वहाँ पे रहने लगा, तो अब उड़ करके दूर नहीं जाता था, थोड़ा आसपास जाता था, फिर वो हमारे ही इर्द गिर्द घूमता रहता था। द आइस डिड स्प्लिट विथ अ थंडर फिट, और फिर जब वो आया यहाँ हमारे साथ रहने लगा, खाने लगा, तो क्या हुआ, द आइस डिड स्प्लिट, वो बर्फ़ जो चारों तरफ हमारे जमी हुई थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। द हेल्समैन स्टीयर्ड अस थ्रो, और जो हेल्समैन थे यानी कि जो नाव को चलाने वाले लोग थे, स्टीयर्ड अस थ्रो, उस जब बर्फ़ टूटने लगी थोड़ी थोड़ी सी, तो उस बर्फ़ के टूटने से जो रास्ता बन रहा था उसमें जो हमारे शिप्स को, जहाज़ को चलाने वाले लोग थे, वो जहाज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, चलाने लगे। एंड अ गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड, और फिर हमारे पीछे से एक अच्छी सी दक्षिण की तरफ जाने वाली हवा बहने शुरू हुई। द अल्बाट्रॉस डिड फॉलो, और जब हमारी जहाज़ उस हवा के प्रभाव में आगे बढ़ने लगी, तो अल्बाट्रॉस भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहा था, यानी हमारी जहाज़ जिस तरफ जा रही थी उसी तरफ हमारे साथ साथ वो अल्बाट्रॉस भी आगे बढ़ रहा था। एंड एवरी डे फॉर फूड आर प्ले केम टू द मैरिनर्स हॉलो, और वो प्रतिदिन अल्बाट्रॉस हमारे जहाज़ पे आसपास कहीं भी उड़ता रहता था, लेकिन हर रोज़ हमारे पास वो आता ही आता था। कहें कि हमारे साथ वो खाना लेने के लिए आता था, खाना खाने के लिए आता था, या फिर हमारे साथ खेलने के लिए आता था, पर आता ज़रूर था हर रोज़। इन मिस्ट और क्लाउड ऑन मस्ट और श्राउड इट पर्स्ट फॉर वेस्पर्स 9, while all the night through fog smoke white glimmered the white moonshine. इन मिस्ट और क्लाउड, जो धुंध थी या जो बादल था, उस बादल वो धुंध या बादल के अंदर से वो आता था, यानी कि उस जो भी था, धुंध था, बादल छाया था, जो भी था, वो उसमें कहीं बाहर चला जाता था, फिर उसमें से लौट करके आता था अल्बाट्रॉस। ऑन मस्ट आर श्राउड, और आता था तो या तो मस्ट जो थी यानी पोल जो था उस पर बैठ जाता था, या फिर जो श्राउड यानी कि जो रस्सियाँ थी, जो रस्सियाँ बंधी रहती हैं उन मस्ट को सपोर्ट करने के लिए, उस पर बैठ जाता था। इट पर्स्ट फॉर वेस्पर्स 9, और वो इस तरह से 9 दिन तक वो आता रहा, बैठता रहा, आता रहा, जाता रहा, और वो हमारे जहाज़ पे आके बैठता रहा। फाइल ऑल द नाइट थ्रू द फॉग स्मोक वाइट ग्लिमर्ड द वाइट मूनशाइन, और रातों में जब वो आता तो जो चंद्रमा की धुंधली सी प्रकाश होता था, चंद्रमा की जब रोशनी आती थी हल्की सी, तो वो उस चंद्रमा की रोशनी में वो अल्बाट्रॉस हमारे सामने आता था और चमकीला सा दिखाई देता था। यहीं पे फिनिश हो जाता है, यहाँ पे आपके बुक में जो दिया हुआ है यहीं पे फिनिश होता है। लेकिन इसी पार्ट 1 में भी जब इसकी पूरी इस पोएम को देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा कि, तो इसी पार्ट 1 में ही वो जो मैरिनर है जो स्टोरी सुना रहा है वो कैप्टन होता है उस जहाज़ का, और वो उस अल्बाट्रॉस को मार देता है, वो मर जाता है। फिर आगे की कहानी मिस्टीरियस दिखती है कि फिर वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है और उनको पानी नहीं मिलता पीने के लिए, उनका गला सूख जाता है, इतना सूख जाता है गला कि उनके गले से आवाज़ नहीं निकलती। फिर दूर उसको एक कोई जहाज़ आती हुई दिखाई देती है, तो उसे लगता है कि अब कुछ हेल्प मिलने वाला है, तो वो इसके पहले ये है कि जो उसके साथी हैं वो कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उस अल्बाट्रॉस को मार दिया था। तो उस अल्बाट्रॉस की बॉडी को उठाकर उसके गले में पहना देते हैं, और फिर कुछ समय के बाद जब देखते हैं दूसरी जहाज़ को तो लगता है कि अब हेल्प मिल सकती है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि जब कहीं से हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, हमारी जहाज़ बिल्कुल ऐसे खड़ी है, उसमें आता है पोएम में कि जहाज़ ऐसे खड़ी है जैसे लग रहा है कि चित्र बनाया हुआ वो जहाज़ बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। और उस कंडीशन में एक जहाज़ आ रही है, आगे बढ़ रही है, तो उनको उस परेशानी में ये नहीं समझ में आता कि आखिर जब हमारी जहाज़ हिल तक नहीं रही है तो दूसरी जहाज़ चल कैसे रही है।
तो उस जहाज़ पे उनको कुछ जहाज़ जैसा दिखता है, तो वो लगता है कि ये हमें मुझे हेल्प मिल सकती है हम लोगों को। तो जो कप्तान है वो क्या करता है, अपनी दांतों से अपनी हाथ की नस को काटता है और अपने ब्लड को पीता है थोड़ा सा, गले को ड्राइनेस गले का ख़त्म करने के लिए, ताकि आवाज़ निकल सके। फिर वो आवाज़ से चिल्लाता है और हेल्प के लिए। लेकिन जब वो जहाज़ आती है तो लगता है ये तो जहाज़ नहीं है, ये कोई मिस्टीरियस चीज़ है, कोई स्केलेटन जैसा है, और उस पर एक मेल एक फीमेल बैठे हुए हैं। और वो एक उसमें एक्चुअली कहा जाता है कि एक डेथ है और एक लाइफ एंड डेथ है। एक डेथ और दूसरा लाइफ एंड डेथ, यानी जो मेल है उस पर वो डेथ है और जो फीमेल है वो लाइफ इन डेथ है। लाइफ इन डेथ यानी कि डेथ तो जो है वो मर जाएगा, एक ही बार तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो लाइफ इन डेथ है अगर वो जिसको मिलता है तो मतलब है कि वो ज़िंदा तो रहेगा लेकिन मरे के समान रहेगा, यानी कि वो हमेशा परेशान रहेगा। तो जो बाकी के इसके साथी हैं वो आपस में दोनों जो हैं डेथ और लाइफ, डेथ एंड लाइफ एंड डेथ, वो दोनों आपस में गेम खेल रहे होते हैं कि कौन किसको मिलेगा। तो जो सारे सेलर्स हैं बाकी के वो डेथ के पाले में चले जाते हैं, और जो कैप्टन है वो मिलता है लाइफ एंड डेथ को। तो वो सारे मर जाते हैं और ये अकेले बचा रहता है, फिर बेहोश पड़ जाता है। फिर आगे बहुत सारी कहानी है इसमें, बहुत लंबा पोएम है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि वहाँ से फिर वो सारे देवदूत आते हैं जो डेड हैं, उसके साथ ही उसको लेके चले जाते हैं। फिर ये किनारे पे उसकी जहाज़ आती है और एक समुद्र में एक सांप को देखता है तैरता हुआ। तो एक किसी लाइव थिंग को, जीवित जीव को देख करके उसके मन में उसके लिए तारीफ़ पैदा होती है। तो ये बच जाता है और फिर किनारे आता है। इसमें ये इसको शाप मिलता है कि तुम ये कहानी जब तक अपनी सुनाओगे नहीं दूसरों को, तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगी। तो वही वो कहानी उस वेडिंग गेस्ट को पकड़ के सुना रहा है। जब जब ये बेचैन होता है तब तक इसको नीड होती है कोई व्यक्ति इसकी कहानी को सुने और ये सुनाए, तब इसको चैन मिलेगा। तो वही वो वेडिंग गेस्ट को कहानी सुना रहा है। इसका मैसेज एक तरह से ये समझ में आता है कि जो थे उन्होंने, जो एस.टी. कोलरिज थे, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि उसने अल्बाट्रॉस को मारा है और कई चीज़ें उसमें की हैं। तो नेचर के साथ ही रहना चाहिए, नेचुरल चीज़ों को अप्रिसिएट करना चाहिए। ये दिखाता है कि जब वो जीवित जीव को, सांप को अप्रिसिएट करता है तो उसके साथ अच्छी चीज़ें फिर होती हैं। तो नेचर को डिस्ट्रॉय ना कर, नेचर के साथ रहें, ये भी एक मैसेज पोएम का समझ में आता है। तो इस तरीके से ये ख़त्म होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड जय हिंद।